कर ऑक्सीजन के संकट का सामना किया और सफलतापूर्वक हम बाहर आए। आप कल्पना कर सकते हो, देश में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन 1500 मैट्रिक टन दैनिक था और हमारी रिक्वायरमेंट 15,000 तक पहुंची थी। 10 दिन के अंदर उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी मैं तो देखता हूं, मेरे पास संपर्क में भी आते हैं, देश भर के कोरोना पर स्टडी करने वाले ग्रुप जब आते हैं तो ऑक्सीजन संकट का स्टडी करने के लिए डेटा मांगते, क्या किया था, कैसे करा था, दुनिया भर से क्रायोजेनिक सिलेंडर कैसे लाए थे, इसका वहन कैसे किया, रातों रात ट्रेन कैसे बन गई, खाली सिलेंडरों को कैसे यहाँ उठाकर सेना के हवाई जहाजों से लाए। वो सिलेंडर थे वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के थे, हमारी परिवहन व्यवस्था ऑक्सीजन की इंडियन स्टैंडर्ड की थी। दोनों के बीच में आपने कैसे मेल मिलाप कराए, नाइट्रोजन से भले सिलेंडर थे, इसको 2 दिन के अंदर कैसे आपने साफ किया, सारी चीजें वो पूछ रहे हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक नेता संवेदनशील होता है, एक नेता क्षमतावान होता है, एक नेता धैर्यवान होता है, एक नेता सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, तो किस प्रकार के चमत्कार होते हैं उसका उदाहरण हमारा ऑक्सीजन संकट के वक्त भारत की घोषणा थी, भारत का सफलता है। और ये मैं मानता हूं कि लाखों नागरिकों की जान बचाने में हम सफल हुए। मैं उस वक्त भी लोगों के संपर्क में था, ढेर सारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों का और ढेर सारे सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल डॉक्टर के, मेरे यहाँ इतने पेशेंट है, 3 घंटे में मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, सभी मंत्रियों पर जाते। परंतु ईश्वर कृपा से और मोदी जी के सजग नेतृत्व के कारण आज हम इसमें से बाहर आए। मित्रों, उसी वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, मोदी जी ने उस वक्त उस समय का उपयोग एक अलग तरीके से भी किया। उन्होंने उस वक्त भारत के अर्थतंत्र को कोरोना के बाद अगर गति देनी है तो क्या नीति विषयक सुधार करना जरूरी है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादक इस देश में फैक्ट्री लगाए, इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए क्या जरूरी है, ये सारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजों को उन्होंने एकत्रित कर इसके रिफॉर्म की, इसकी नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया करी और उसी वक्त ये फैसले लिए गए जिसके अच्छे परिणाम अब मिल रहे। मैं इस पर पहले मैं फैसलों की बात करता हूं। सबसे पहले खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की घोषणा करी। कैप्टिव और नॉट कैप्टिव खानों के बीच में जो डिफरेंस था वो समाप्त कर दिया। विभिन्न खनिजों के लिए एक ही खनिज सूचकांक, एक इंडेक्स विकसित करने की शुरुआत हो गई। खनन पट्टों को देते वक्त स्टैंप शुल्क का भी रेशनलाइजेशन किया गया और कोयला क्षेत्र में उनको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मंजूरी देगी। इससे हमारा पूरा कोयला और खनिज का जो क्षेत्र है इसके अंदर अपार संभावनाएं बढ़ी इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है, उत्पादन बढ़ा भी है। दुनिया भर में जब कोयले की किल्लत हुई, भारत के अंदर भी सब लोग लिख रहे थे, शायद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा था कि यहां अंधारपट होने वाला है, देश के अंदर अंधेरा हो जाएगा, मगर हुआ नहीं, क्योंकि हम समय पर कोयले का उत्पादन बढ़ा सके। कोयला क्षेत्र में जो बिजली नहीं बनाते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके लिए भी रिजर्व खदानें करी गई। उनको लोन देने के शर्तों में काफी सारा रिलैक्सेशन दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए भी, सिविल एविएशन में भी कौन से नए हवाई अड्डे जुड़ सकते हैं और जोड़ने के लिए क्या पॉलिसी में बदल करना पड़ेगा, उसी वक्त निर्णय कर लिए गए। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी के माध्यम से फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस की पूरी व्यवस्था उसी वक्त बनाई गई। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाए गए। निवेश के आकर्षित करने वाले राज्यों के बीच में एक हेल्दी स्पर्धा के लिए रैंकिंग की व्यवस्था कर दी गई, जो डायनेमिक है, हर महीने की 30 तारीख को राज्यों को उत्साह देती है और नए चैंपियन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए स्कीमों की घोषणा कर दी गई, जो लगभग 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब देश में ला चुके हैं। एफडीआई को भी कई क्षेत्रों में रिलैक्स कर दिया गया। अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर जो गतिविधियां हैं,
इसमें निजी भागीदारी को परमिट किया गया और अब इसमें उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। ड्रोन पॉलिसी भी इसी वक्त लेकर आए। परमाणु ऊर्जा के लिए भी एक पॉलिसी लाया जिसके तहत पीपीपी मोड पर रिएक्टर स्थापित कर सकते हैं। और पीएलआई स्कीम का जो एक कंसेप्ट मोदी गवर्नमेंट लेकर आई, इसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है और इसके अच्छे फल भी हमें मिल रहे हैं। बिजली वितरण को भी ढेर सारे राज्यों में निजी कंपनियों को देने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई। पीपीपी मॉडल पर विश्व स्तरीय हवाई अड्डे बनाने की पॉलिसी को भी और सुधारा गया और अब जेवर का एयरपोर्ट का मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया है। 200 करोड़ तक की सभी खरीदी में भारत से ही कर सकते हैं। इस प्रकार का एक नीति विषयक निर्णय लेकर भारत के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे हमारे एमएसएमई और छोटी कंपनियों को बहुत फायदा मिलने। वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए एक स्ट्रक्चर पॉलिसी का निर्माण किया गया। एमएसएमई की व्याख्या को बढ़ाकर 250 करोड़ तक लिया गया। कृषि उपज कीमत और गुणवत्ता के आश्वासन के लिए ढेर सारी चीजें, मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि मैं कहीं रामायण या महाभारत तो नहीं पढ़ रहा। इतने सारे फैसले ये 2 साल के अंदर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के अंदर अर्थतंत्र को गति देने के लिए, क्योंकि उस वक्त ही मोदी जी का विजन था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के पास कोरोना के बाद आने वाली है। वैश्विक मंदी जो आएगी इसको उस वक्त ही विजुअलाइज कर दिया कि ये सब पॉलिसी डिसीजन के कारण आज अब हम वैश्विक मंदी से दूर हैं। हमें बहुत टच नहीं कर पाई। कोरोना के बाद अर्थतंत्र को उभरने में दुनिया भर को जो समय लगा है वो भारत को नहीं लगा है। इस पर डिस्प्यूट किया जा सकता है। मुझे मालूम है मेरे यहां से जाने से ही कोई ट्विटर करेगा और पूछेगा, इसलिए मैं जवाब अभी से देता हूं। जीएसटी कलेक्शन प्री कोविड था 1.5 लाख, अब 1.30 लाख है। स्टील का प्रोडक्शन 9.3 मिलियन टन था, अब 9.5 मिलियन टन है। व्हीकल सेल 15.9 लाख पर मंथ था, अब 18 लाख पर मंथ है। ट्रैक्टर का सेल 64,000 था, अब 1,27,000 है। सर्विस का पीएमआई इंडेक्स 57.6 था, अब 58.4 है। मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई इंडेक्स 54.5 था, अब 55 है। ईवे बिल 21 लाख बनते थे, अब 23 लाख बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 101 बिलियन यूनिट होता था, अब 122 बिलियन यूनिट आज कंजम्पशन भी हो रहा है, जनरेशन भी हो रहा है। एक्सपोर्ट 27.65 बिलियन का था, आज एक्सपोर्ट अक्टूबर में 35.65 बिलियन हुआ। तो एक्सपोर्ट भी हमारा लगभग बहुत बड़ा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, आज 4.22 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और फॉरेक्स रिजर्व 400